मूवी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होता है जो एक लाइटनिंग स्टॉर्म के पीछे जा रहा था। लेकिन जब वो लोग करीब जाते हैं तो वहाँ एक ब्लैक होल था और उस शिप को अपने ओर खींचता है। फिर उससे एक और शिप बाहर निकलता है जो साइज में बहुत बड़ा था और उस शिप का नाम नराडा होता है और इस शिप का नाम था किल-1। यूएसएस किल-1 शिप के कैप्टन किसी भी वक्त हमले से सबको आगाह करते हैं और अचानक नराडा शिप किल-1 पर हमला करता है और थोड़ी देर के बाद नराडा के कैप्टन जिसका नाम न्यूरो होता है वो किल-1 को हैक करता है और किल-1 के कैप्टन जिसका नाम कैप्टन स्पाइक था को अपनी शिप पे बुलाता है और कैप्टन सारे कंट्रोल जॉर्ज को देता है जो इसका फर्स्ट ऑफिसर था और खुद वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर वो लोग इनसे स्पोक के बारे में पूछता है लेकिन ये एम्बेसडर स्पोक को नहीं जानता था। फिर नराडास के कमांडर नीरो उनसे पूछता है कि तुम किस वक्त से आए हो, जिस पर वो बताता है कि 2233 से। असल में ये लोग फ्यूचर से थे और स्पोक ने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया था और इनको ब्लैक होल की तरफ धकेला था और ब्लैक होल में शायद टाइम अलग चलता हो। फिर कमांडर नीरो कैप्टन को मारता है और किल-1 शिप को खत्म करने का हुक्म देता है, जिस पर जॉर्ज सारे लोगों को जहाज से बाहर निकालते हैं, जिसमें उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी जो एक बच्चे को वहां जन्म देती है और जॉर्ज खुद को सेक्रीफाइस करता है हजारों लोगों को बचाने के लिए। अब 17 साल बीत चुके थे और हम स्पोक को देखते हैं जो एक इंटेलिजेंट वोल्कन था, लेकिन वो पूरा वोल्कन नहीं था क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी और इस वजह से वो आधा वोल्कन था और इसी वजह से वहाँ के सारे वोल्कन उनसे नफरत करते थे। फिर अपने आप को काबिल साबित करने के लिए वो वोल्कन साइंस एकेडमी में एडमिशन करना चाहता था, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स उसको उनकी काबिलियत की वजह से एडमिशन तो दे रहे थे, लेकिन वो इनकी आधे वोल्कन की वजह से उस पर खुश नहीं थे। फिर स्पोक इंसानों के साथ रहना बेहतर समझता है और वो स्टार फ्लीट में एडमिशन करता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लर्क को देखते हैं, मिस्टर जॉर्ज का बेटा जिसने हजारों लोगों को बचाया था। क्लर्क क्लब में स्टार फ्लीट की एक लड़की जिसका नाम उहुरा होता है उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। तब वो स्टार फ्लीट के कुछ और बंदे आते हैं और इसको मारने लगते हैं और वो क्लर्क को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। फिर वहाँ कैप्टन पाइक आता है जो कर के काबिलियत की वजह से उसको स्टार फ्लीट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है। पहले तो वो नहीं मान रहा था क्योंकि उसके पिता भी इसी वजह से मर चुके थे, लेकिन फिर वो मान जाता है। सुबह वहाँ जाता है, वहाँ शिप में कर्क डॉक्टर मैकॉय से भी मिलता है जो बहुत डर रहा था और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग स्पेस में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग लैंड करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टारशिप थे। अब हम कमांडर नीरो को देखते हैं जो अब भी वोल्कन में स्पोक का इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। तब वहाँ एक स्टारशिप आता है और सीन चेंज होता है। अब हम कर्क और डॉक्टर मैकॉय को देखते हैं और आज कर्क का टेस्ट था जो कोई भी पहली दफा पास नहीं कर सकता था और कर्क तो पढ़ाई किए बगैर आते ही टेस्ट देने जाता है और टेस्ट कुछ इस तरह था कि इसको 3 और शिप तबाह करने थे बगैर कोई जानी नुकसान किए। ये कैप्टन था और वो शिप्स इनका शिप 60% खराब करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करता। फिर सारे सिस्टम बंद करता है जिस पर दुश्मन समझ रहे थे कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो गया और वो लोग शीट हटाते हैं। तब ये फौरन हमला करने के लिए कहता है और बहुत आसानी से उन शिप को डिस्ट्रॉय करता है और सब के सब बहुत हैरान रह जाते हैं इंक्लूडिंग स्पोक। स्पोक कर्क पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये बतौर कैप्टन कोई रूल फॉलो नहीं करता और अपनी मनमानी करता है और कर्क को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं। उसी वक्त सारे एम्बेसडर्स को एक मैसेज मिलता है कि वोल्कन में एक लाइटनिंग स्टॉर्म डिटेक्ट हुए है और मिनिस्टर सारे कैडेट्स को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनमें कर्क शामिल नहीं था। लेकिन डॉक्टर मैकॉय उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसको बीमार कर देता है और जहाज पर अपना पेशेंट बनाकर ले जाता है। कर्क जिस शिप में था उसका कैप्टन पाइक था और वो वोल्कन की तरफ बढ़ने के लिए पूरी रफ्तार से जाने का हुक्म देता है। जाते हुए एक पायलट इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि स्पेस में कुछ अजीब सी लाइटनिंग डिटेक्ट हुई है और हम 3 मिनट में वोल्कन पहुंच जाएंगे ताकि ये जान सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लाइटनिंग स्टॉर्म सुनकर कर्क उठ जाता है और दौड़ते हुए कैप्टन के पास जाता है। ये बिल्कुल पहले जैसा था जैसे लाइटनिंग उसके पैदाइश के वक्त हुई थी और उसके पिता वहाँ पर मर गए थे।
कर कैप्टन को बताता है कि ये एक जाल है, इस तरह पहले भी हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, उस वक्त भी ऐसा लाइटनिंग डिटेक्ट हुआ था, लेकिन फिर हम पर हमला हुआ और सब खतरे में पड़ गए थे। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट वोल्कन तक पहुंच गए थे और जब वोल्कन में जाकर देखते हैं कि वोल्कन प्लेनेट पर वो लोग एक होल बना रहे थे और बाकी सारे स्टारशिप को डिस्ट्रॉय किया था। फिर नीरो इनकी ट्रांसपोर्टर सिस्टम को डीएक्टिवेट करता है और पहले की तरह कैप्टन को बुलाता है। फिर कैप्टन अपना कंट्रोल स्पोक को देता है और कर्क से कहता है कि तुम और 2 बंदे और जाकर उस ड्रिलिंग को रोक दो ताकि हमारा सिस्टम वापस से काम करने लगे और फिर तुम लोग बीम की मदद से वापस आओगे। नीरो उस होल में रेड मैटर लॉन्च करता है। रेड मैटर सारे के सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे प्योर वोल्कन थे। स्पोक की माँ और फादर भी वहाँ पर थे। कर्क और वो बंदा वो तो वापस बीम के जरिए आते हैं, लेकिन रेड मैटर को ब्लास्ट होने में अब चंद मिनट बाकी थे। तो स्पोक अपनी फैमिली बचाने के लिए सरफेस पर जाता है और सबको बीम की मदद से शिप पर जाने के लिए कहते हैं और वो लोग शिप से बीम के जरिए उनको ला रहे थे। तब स्पोक की माँ इनवैलिड लोकेशन की वजह से वहाँ रह जाती है और वहाँ मर जाती है और इसी तरह वोल्कन प्लेनेट 60 लाख वोल्कन के साथ डिस्ट्रॉय होता है। फिर नीरो कैप्टन पाइक से अर्थ की फ्रीक्वेंसी के एक्सिस के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो बस बदला लेना चाहता था क्योंकि फेडरेशन वालों ने इसकी फैमिली को मारा था। हालांकि वो एक हादसा था। बहरहाल पाइक इनकार करता है, लेकिन वो एक क्रिएचर की मदद से उसे सच उगलवा लेता है। फिर कर्क स्पोक को बता रहा था कि नीरो का अगला टारगेट अर्थ होगा, पर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होकर भी वो ज़मीन को मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। कुछ तो है जो वो लोग कैप्टन स्पाइक से जानना चाहते हैं और इसीलिए हमें स्पाइक को बचाने के लिए वहाँ जाना चाहिए। और इस बात को लेकर स्पोक और कर्क के दरमियान लड़ाई होती है और स्पोक कर्क को नीचे फेंकता है और वो एक आइलैंड में गिरता है और वहाँ वो फ्यूचर के स्पोक से मिलता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन से था। ये लोग तो पास्ट में है और इनकी वजह भी स्पोक है। वहाँ वो बताता है कि मैं और नीरो फ्यूचर से है और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। वो बताता है कि रोमुलस को कुछ ही समय में सुपरनोवा स्टार तबाह करने वाला था और मैंने रोमुलस वालों से वादा किया था कि मैं इस प्लेनेट को बचाऊंगा और मैंने रेड मैटर की मदद से उसको रोकने के लिए प्लान तैयार किया था और सब कुछ ठीक जा रहा था। तब वो सुपरनोवा रोमुलस को डिस्ट्रॉय करता है और बताता है कि वक्त बहुत कम था और मैंने रेड मैटर वहाँ पर शूट करना था। मैंने वो वहाँ पर शूट तो किया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो किसी ने मुझे रोक लिया और वो खुद को नीरो कह रहा था। हम दोनों जान बचाने के लिए वहाँ ब्लैक होल में गिर गए थे। नीरो पहला था जो उस ब्लैक होल से निकल गया था और मैं उसके पीछे था और वो मेरा 25 सालों तक इंतज़ार करता रहा, क्योंकि जो वक्त उसके लिए सालों में था वो मेरे लिए मिनटों में था। और जब मैं बाहर निकला तो नीरो अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने रोमुलस की तबाही के लिए मुझे कसूरवार ठहराया और मुझसे मेरी शिप छीन ली गई। मेरी ज़िंदगी बख्श दी गई क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने प्लेनेट को तबाह होते देखूं और मैं कुछ न कर सकूं, और इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। फिर स्पोक कर को ये जंग जीतने के लिए गाइड करता है और फिर ये लोग स्पेस फ्लीट के आउटपोस्ट पर जाते हैं जहाँ ये लोग स्कॉट से मिलते हैं और दोनों बीम की मदद से अपने शिप तक पहुँचते हैं। और कर्क स्पोक से फिर से हमले के लिए कह रहा था, लेकिन वो अब भी नहीं मान रहा था। फिर कर्क स्पोक को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि इसने अभी अभी तुम्हारे होम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है और उसमें तुम्हारी माँ भी मर गई है। कुछ तो इमोशन से काम लो और उस पर हमले का हुक्म दो, क्योंकि यहाँ से हम तो बच तो नहीं सकते। या तो हम इनको मारेंगे या ये हमको मारेंगे। अगर हमने इसको मारा तो हम लोग शायद यहाँ से बच जाए, लेकिन अगर नहीं मारा, यहाँ इंतज़ार करते रहे तो हम लोग मर जाएंगे। और स्पोक भी इनकी बात मान लेता है। वो लोग नराडा तक पहुँचने के लिए वीदर्स में छिप जाते हैं और वहाँ से स्पोक और कर्क बीम की मदद से नराडा के अंदर जाते हैं और कर्क नीरो और उनके फर्स्ट ऑफिसर से लड़ने लगता है। वो लोग ज़मीन पर इंटरप्राइज पर हमला करते हैं, लेकिन वो लोग नाकाम हो जाते हैं क्योंकि कर्क उन दोनों को हरा देता है
और वहाँ रेड मैटर रिलीज करते हैं। वहाँ उनके शिप में मतलब वहाँ नराडा शिप में बहुत सारे रेड मैटर्स थे, क्योंकि वो लोग तो फ्यूचर से थे और उनके पास बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी। तो कर्क वहाँ पर बहुत सारा रेड मैटर रिलीज करता है और वहाँ पर एक ब्लैक होल पैदा हो जाता है और खुद बीम की मदद से अपनी शिप में आते हैं और वहाँ वो ब्लैक होल में फंस जाते हैं। कर्क उन पर फायर करके उसकी शिप तबाह करता है और हमेशा के लिए उनको ब्लैक होल में छोड़ देते हैं। और एक बात, वो लोग तो कैप्टन स्पाइक को बचाने के लिए वहाँ पर गए थे, तो सबसे पहले वो लोग स्पाइक को बचाते हैं, फिर से ये सब करते हैं, ये मैं भूल गया था। फिर इसके बाद फ्यूचर वाला स्पॉक यंग स्पॉक से मिलता है और वहाँ यंग स्पॉक को वो बता रहा था कि मैंने इसलिए कर्क को भेजा यहाँ पर, ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और वो फ्यूचर वाला स्पॉक बता रहा था यंग स्पॉक को कि तुम हमेशा दिमाग से काम मत लो, बल्कि दिल की भी सुन लिया करो, जो तुम्हारे दिल को ठीक लगे वो किया करो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और इंटरप्राइज वाले कर्क को कैप्टन बनाते हैं और स्पॉक को उसका फर्स्ट ऑफिसर बनाता है और इसी तरह से इस मूवी की एंडिंग होती है। तो गाइस, मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।